नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, जो कि आपके एग्जामिनेशन में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी का हो, चाहे वो आपका स्टेट के पीएससी जो एग्जामिनेशन होते हैं, अदर जो वनडे एग्जामिनेशन भी होते हैं, उसमें भी आपका इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे कि उसको कंप्लीट कोर्स को कवर करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, मतलब कि इंडियन पॉलिटी मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना, ठीक है। तो ये तो आपका 26 जनवरी 1950 में आकर के लागू हुआ है, लेकिन इसकी जो रूपरेखा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ब्रिटिश रूल जो है हमारे देश में था, तो उसकी एक छाप दिखाई देती है, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे नियम हैं जो कि पहले भी थे, और जैसे कि मैं आईपीसी ही बोल लूँ, ठीक है, तो सीआरपीसी हो गया। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे रूल्स हैं जो आज भी फॉलो किए जाते हैं, और परहेज़ भी नहीं करना चाहिए फॉलो करने से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो देश को चलाने के लिए बने थे। तो स्टार्ट करेंगे हम, ज़्यादा वक्त न ख़राब करते हुए स्टार्ट करेंगे कि ब्रिटिश जब इंडिया आए, तो उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया का सेक्शन वहीं से शुरू करते हैं। तो 1600 सेंचुरी में अगर हम मान लें कि ब्रिटिश इंडिया में आए, तो उस समय उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, और वो एक व्यापारी के तौर पे आए थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको मैं लिख दूंगा, बाकी जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनेंगे। तो 1600 में जो ट्रेडर्स के रूप में वो आए थे, और उन्होंने फॉर्म किया था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये आपका ब्रिटिश की एक कंपनी थी जो कि व्यापार करने के लिए ईस्ट की तरफ आए थे, क्योंकि ब्रिटिश के ईस्ट में था ना इंडिया, इसलिए उसको ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने नाम दिया। मतलब नाम कुछ भी दे सकते थे, ठीक है, फिलहाल आपको याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब इसके बाद बात किया जाए तो उन्होंने क्या किया था, एक चार्टर राइट जो है वो प्राप्त किया था व्यापार के लिए। उस समय क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट हुआ करती थी ब्रिटेन में, तो वहाँ की जो महारानी थी क्वीन एलिज़ाबेथ, उनसे उन्होंने क्या किया था, एक व्यापारिक दस्तावेज प्राप्त किया था जिसको चार्टर कहते थे। और उसके अंतर्गत उन्होंने इंडिया में व्यापार करने के लिए एक्सक्लूसिव राइट जो है, व्यापार के लिए एक्सक्लूसिव राइट प्राप्त किया था। और किसने प्राप्त किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त किया था। तो ये तो आप समझ गए कि वो आपका 1600 में जब आए थे, वो ट्रेडर के तौर पे आए थे, एक व्यापारी के तौर पे आए थे, और उन्होंने बाकायदा सरकार से लिखवाया था, मतलब जैसे हमारे इंडिया में सरकार होती है, प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं ना, तो उनसे बढ़िया साइन करवा के लाया था कि हाँ, हमें एक्सक्लूसिव राइट मिलना चाहिए वहाँ पे व्यापार करने के लिए। ये तो हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया कि राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया, क्योंकि उनसे कई बार टैक्स वसूले जाते थे या फिर उनको अनुमति नहीं दी जाती थी। और वो अपने व्यापार को और ज़्यादा, मतलब इंडिया एक मार्केट था जिसका इस्तेमाल करना चाहते थे, रॉ मटेरियल ले जा करके उसको दोबारा मॉडिफाई करके बना करके एक अच्छे मार्केट के तौर पे भी देखते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल हस्तक्षेप भी वो धीरे धीरे करके करना शुरू कर चुके थे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो मैं बताऊंगा आपको। 1765 1765 में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नाम मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 1765 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बंगाल का, उस समय तो बंगाल प्रोविंस ही होता था, लेकिन अगर उस समय के बंगाल को और आज के बंगाल से कंपेयर करें तो आज के बंगाल में, मतलब उस समय के बंगाल में क्या क्या आ जाएगा, पहली बात तो बांग्लादेश आ जाएगा, कुछ असम का रीजन आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा। तो इतने क्षेत्र का जो दीवानी क्या होती है कि उस क्षेत्र का जो टैक्स वसूलना है उसकी शक्ति जो है वो आपका ब्रिटिश को प्राप्त हो चुकी थी। तो इसको बोलते हैं आपका 1765 में, मतलब कि ये जो मुख्य घटना हुई थी उसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, क्योंकि हमें सीधा चलना है। जब कंपनी रूल स्टार्ट होता है, ठीक है, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा गया, और उसी के हिसाब से नियम कानून बनाए जाते थे इंडिया को चलाने के लिए। तो इसीलिए मैं उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा आज का, ठीक है, झारखंड, तो उनका दीवानी जो है अधिकार प्राप्त हो गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। एक मुख्य घटना ये थी। अब समझते हैं कि यहाँ से लेकर के, मतलब 1765 से लेकर के 1857 की क्रांति हुई है, जिसको हम तो बोलते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बहुत से ऐसे मतलब मत हैं, ठीक है, लेकिन सेपॉय म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि सैन्य विद्रोह, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन जो है या फिर ब्रिटेन के जो इतिहासकार हैं उसको सेपॉय म्यूटिनी कहते हैं। तो 1858 में आपका जब 1857 में उसको दबा दिया गया, तो जो पावर था, जो रूलिंग पावर था, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरी तरीके से ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है। धीरे धीरे करके उनका व्यापारिक जो एकाधिकार था उसको भी, मोनोपोली भी समाप्त कर दी गई, ठीक है। वो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में तो आप समझोगे। लेकिन अगर मैं एक्सक्लूसिवली बताऊं तो 1858 में क्या हुआ कि
जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया भारत का शासन। मतलब कि आधिकारिक तौर पे भारत जो है वो ब्रिटिश क्राउन का उपनिवेश बन गया, आप ऐसे समझिए। उसके बाद तो आप जानते ही हो कि बहुत से क्रांतिकारी आए और बहुत सी संस्थाएं बनी जो कि जिन लोगों ने अपनी तरीके से प्रयास किया, और अंतोगत्वा 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। ठीक है, आज़ादी होना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान भी चाहिए। आप देख सकते हो कि जहाँ का संविधान लचर है वहाँ पे कहीं ना कहीं सैन्य तख्तापलट या फिर अन्य घटनाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। इसलिए एक स्ट्रांग हमें रूलिंग की आवश्यकता थी और उसका काम कंप्लीट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ज़्यादातर पार्ट कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि मैक्सिमम पार्ट जो है वो जिस दिन लागू हुआ था वो था 26 जनवरी 1950। ऐसा नहीं था कि 26 जनवरी 1950 को ही पूरा संविधान लागू हुआ था, उसके पहले ही कुछ पार्ट लागू किए गए थे संपूर्ण रूप से। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो चुका था। अब समझते हैं कि इसी वजह से अब हम गणतंत्र बन चुके थे। ठीक है, तो अभी इसको भी मैं बताऊंगा कि आखिर रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाने का मतलब क्या होता है, तो उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि 26 जनवरी 1950 को क्योंकि हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका पावर में आ चुका था। पावर का मतलब है कि वो नियम कानून उसके लागू हो चुके थे इस डेट से, इस वजह से इसको हम रिपब्लिक डे कहते हैं। ये आपका मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी बातें बता रहा हूँ। इसके बाद दो और बातें आती हैं कि इसमें एक कंपनी रूल है। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम डिवाइड करें तो पूरे इंडियन पॉलिटी के हिस्ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो उस समय की चर्चा करेंगे जब आपका कंपनी रूल हुआ करता था। ठीक है, तो एक 1773 से, जैसा मैंने बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वहाँ से लेकर के जब तक कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन नहीं चला गया 1857 की क्रांति, उसके बाद 1858 में गया, तो तब तक को हम बोलते हैं कंपनी रूल। मतलब उसमें कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनी रूल करती थी, वहाँ पे कोई क्राउन जो है वो डायरेक्टली रूल नहीं करता था। उसके बाद 1858 से लेकर के जब तक हम आज़ाद नहीं हो गए 1947 में, तब तक क्या है, क्राउन का शासन रहा। ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम दो पार्ट में बांट करके यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसको हम इतना शॉर्ट ही रखते हैं, लेकिन अगले वीडियो से हम इसको और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम इसी तरीके से बाकायदा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक हाई लेवल पे ले जाएंगे। मतलब यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर स्टेट पीसीएस कोई भी आप दे रहे हो, वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो आप पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आप उठा करके पढ़ सकते हैं। इसीलिए हम इसको वीडियोज़ को छोटा बनाएंगे ताकि आप फटाक से उस वीडियो को देखो, प्लेलिस्ट देखो और आप आ जाओ। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कुछ सजेशन है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बोल सकते हैं। धन्यवाद।